तो आज हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और उनकी विरासत से जुड़ी कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी है। हाँ, हमारा मकसद है उनकी यात्रा, उनके काम और वो क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं इसे समझना। बिल्कुल। उन्हें हम सब जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी, वकील और भारत को एक करने वाले लौह पुरुष। जी। तो आइए देखते हैं इस जानकारी में क्या है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है मतलब कि उनकी कहानी आज भी बहुत काम की लगती है। हाँ हाँ, खासकर जिस तरह उन्होंने भारत को एकजुट किया, वो तरीका, जी, उनकी जो दृढ़ता थी, जो विजन था, वो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। तो थोड़ा सा उनके शुरुआती जीवन को देखें। हाँ, बिल्कुल। जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड, गुजरात में। जी। पिता किसान थे और खुद भी स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, और उनके भाई विट्ठल भाई पटेल, वो भी काफी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, और वल्लभ भाई ने फिर इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़ी। जी, 1910 से 1913 तक। लेकिन फिर कहानी बदलती है। हाँ, फिर वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। हाँ, उनका पहला बड़ा कदम शायद वो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह था। बिल्कुल। किसानों पर जो भारी टैक्स लगा था, उसके खिलाफ गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने विरोध किया। वो अहिंसक असहयोग मतलब सत्याग्रह, जी, और वही लीडरशिप, वही नेतृत्व क्षमता बाद में 1928 के बारदोली सत्याग्रह में दिखी। हाँ, बारडोली, यही उन्हें सरदार कहा गया था ना। बिल्कुल सही। अंग्रेजों ने लगान बढ़ाया तो पटेल ने किसानों को जिस तरह एकजुट किया, वो जिस तरह अपनी मांगों पर अड़े रहे, उससे खुश होकर, प्रभावित होकर किसानों ने उन्हें प्यार और इज्जत से सरदार कहा। मतलब अपना नेता। हाँ, अपना नेता। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके नेतृत्व पर लोगों के भरोसे की निशानी बन गया। और ये सिलसिला रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 1930 के नमक सत्याग्रह में शामिल हुए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी पूरी तरह एक्टिव रहे, कई बार जेल भी गए इसके लिए। आजादी के बाद तो उनकी भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। हाँ, वो भारत के पहले गृह मंत्री बने और उप प्रधानमंत्री भी। जी, लेकिन उनका जो सबसे यादगार काम माना जाता है, वो था 562 से ज्यादा जो रियासतें थीं। 562? हाँ, मतलब वो रजवाड़े जो सीधे ब्रिटिश राज के अंडर नहीं थे, उनको भारत संघ में मिलाना। 562? ये संख्या ही बहुत बड़ी है। ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। यकीनन। कोई खास रियासत थी जहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आई? नहीं, कैसे संभाला उन्होंने? बिल्कुल, कुछ मामले काफी पेचीदा थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर भी। वहां के शासक हिचकिचा रहे थे भारत में शामिल होने से। अच्छा। यहीं पर पटेल की वो कूटनीति और वो दृढ़ता, जिसे हम लौह पुरुष वाली छवि से जोड़ते हैं, वो काम आई। उन्होंने बातचीत भी की, समझाया बुझाया, पर जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती भी दिखाई। और ज्यादातर मामलों में बिना किसी बड़ी हिंसा के शांति से इन राज्यों को भारत का हिस्सा बना लेना, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जर्मनी को एक करने वाले बिस्मार्क की तरह। ये तुलना दिखाती है कि उनका काम कितना बड़ा था। उनके कुछ विचार भी बड़े सीखने लायक हैं। जैसे वो कहते थे, एकता में ही शक्ति है। हाँ, और हमेशा कहते थे कि देश को जाति और धर्म से ऊपर उठकर देखो। और उनका एक मंत्र जैसा था, सरलता, दृढ़ निश्चय और निडरता से काम करो। सही कहा। ये बातें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। उनका देहांत हुआ 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में, जो अब मुंबई है। जी, पर उनकी विरासत, उनका काम आज भी जिंदा है। 1991 में उनके जाने के काफी बाद उन्हें भारत रत्न मिला। हाँ, और 2018 में गुजरात में जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ, 182 मीटर ऊंची, वो उन्हीं को समर्पित है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की एक निशानी है। तो कुल मिलाके अगर हम पटेल के योगदान को देखें, उन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि एक तरह से बिखरे हुए देश को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर जोड़ने का वो मुश्किल काम भी पूरा किया। बिल्कुल। उनका जीवन वाकई नेतृत्व और देश के प्रति जो समर्पण होता है, उसकी मिसाल है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल भी उठता है सोचने के लिए। बताइए। पटेल ने एकता पर और निर्णायक कार्यवाही मतलब फैसला लेना और उस पर अमल करने पर बहुत जोर दिया। हाँ, तो आज जब देश के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, तो उनके उसूलों से, उनकी उस एकजुट करने की क्षमता से और उनकी जो फैसला लेने की शैली थी, उससे क्या सीखा जा सकता है, ये सोचने वाली बात है।